हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी से, और स्पेशली फोकस रहेगा एमपीपीएससी के प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पर फैक्चुअल बेसिस पे हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। क्योंकि अगर आप नया सिलेबस देखें तो इंडियन पॉलिटी का डायमेंशन बहुत बड़ा हो चुका है। इसको सिर्फ यूनिट 5 और 6 में कंसीडर नहीं करें, बल्कि एक सेपरेटली जो कमीशंस की यूनिट दे दी गई है, यूनिट 10, उसका एक अलग पूरा डायमेंशन है। लेकिन इंडियन पॉलिटी का भी एक स्पेशल डायमेंशन है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर जैसे कि 2019 में देखा कि किस तरीके से इन डेप्थ में वेरियस जजमेंट्स को लेकर और साथ ही साथ इन डेप्थ आर्टिकल्स जो कि ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते, उन आर्टिकल्स को लेकर एमपीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे थे। तो हम इस सेशन को पूरा फैक्चुअल बेसिस पे रखेंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से सारे बातें समझ में आ जाएं और आप एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सके कि इंडियन पॉलिटी को किस तरीके से डील करना है फॉर द एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है यूनिट नंबर 6 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पॉइंट दिया हुआ है, वहां से हमने ये डिटेल्स उठाई हैं और यहीं से हम अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम देखेंगे, देखिए इंडियन हिस्ट्री के थोड़े से बैकग्राउंड में अगर मैं जाऊं तो लगभग जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था और ब्रिटेन ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना इंडियन लीडर्स का कंसेंट लिए हुए डायरेक्ट इंडियन आर्मी सोल्जर्स को सीधा वॉर पे उतार दिया। इसके बाद अलग अलग जो भी प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, सब ने एक साथ रिजाइन कर दिया। फिर और भी मेजर डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि क्रिप्स मिशन आया। ठीक है, उसके बाद अलग अलग एग्रीमेंट हुए, जैसे शिमला एग्रीमेंट, लेकिन बात नहीं बनी। फाइनली जब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आज जो हम इतना सेक्रेट डॉक्यूमेंट देखते हैं अपनी इंडियन हिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी रहेगी, सबसे मेजर रोल प्ले करेगी इस कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। ठीक है, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान है, आप इस बात को याद रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इसी के द्वारा पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि इंडिपेंडेंट रहेगी एंड होल सोल इंडियंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे भारत का संविधान बनाने के लिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया। ठीक है, फैक्चुअल बेसिस पे ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। ठीक है, इसकी पहली बैठक की भी हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट सिटिंग कब हुई, सेकंड सिटिंग कब हुई, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हुआ, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक तरीके से पूरा डेमोक्रेटिक वे में काम करने वाली एक बॉडी थी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के इलेक्शंस वो टोटली डायरेक्ट नहीं थे कि पूरी भारत की जनता इन्वॉल्व हो जाए, और कुछ हद तक नॉमिनेशन भी किया गया था प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, अपने अपने नॉमिनीज भेजे गए थे। तो टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अगेन एक फैक्ट है, 389 थी। ठीक है, 389 थी, जिसमें 296 जो इलेक्ट हुए थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश इंडिया। देखिए आज के समय में हम देखते हैं स्टेट्स। ठीक है, उस समय में आप कंसीडर कर लीजिए कि ब्रिटिश इंडिया के जो नुमाइंदे या फिर नॉमिनीज थे 296, वो डायरेक्ट आ रहे थे। ठीक है, 93 सीट्स कहां से अलॉट हुई थी? प्रिंसली स्टेट्स से। अभी हम देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स ने टोटली 93 सीट्स पर बॉयकॉट कर दिया था, कोई नहीं आया था। ठीक है, अब आगे देखें, ये जो 296 सीट्स हैं, अब इसमें से मेनली 292 मेंबर्स जो थे वो किसके थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के। ठीक है, जैसा कि मैंने समझाया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। और जो 4 सीटें थी बची हुई, ठीक है, वो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। उनके भी नाम वैसे यूजुअली पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी देख लीजिए एक नजर। दिल्ली, अजमेर, ठीक है, इसी के साथ मेरवाड़ा, दोनों एक ही साथ थे, कौर्ग, और साथ ही साथ ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो कि आज के समय बलूचिस्तान है। इट्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये टोटल 389 सीट्स थी, जिसमें 296 जो है ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 प्रिंसली स्टेट्स की। फिर मैंने आपको बता दिया कि किस हिसाब से 296 का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 292 जो थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की, और 4 जो थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस की थी। ठीक है, कौन से थे ये याद रखना जरूरी नहीं है। चलिए
देखिए जैसा कि मैंने कहा कि 93 सीट्स पर जो रिजर्व थी, इस पर प्रिंसली स्टेट्स ने टोटली बॉयकॉट कर दिया, कोई नहीं आया। ठीक है, अब पहली मीटिंग की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट पेपर में कई बार पूछी जाती है कि पहली मीटिंग या फिर फर्स्ट मीटिंग कब हुई। 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है। इसके अलावा रिसेंबल्ड क्या है? रिसेंबल्ड 14 अगस्त 1947। देखिए थोड़ी सी एक छोटी कहानी समझिए। क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी मेन बात क्या है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर। ऐसे में मुस्लिम लीग बहुत सारे एक्शंस लेती है, जैसे कि एक स्पेशली डायरेक्ट एक्शन डे भी परफॉर्म किया मुस्लिम लीग के द्वारा, जहां पर बहुत ज्यादा दंगे हुए। तो इन सब चीजों को देखते हुए कि दोनों पार्टीज एक ही रो पे नहीं आ पा रही हैं किसी भी बात को लेकर, ऐसे में माउंट बैटन प्लान लाया गया। ठीक है, माउंट बैटन प्लान जैसे ही पास हुआ, उसके बाद वापस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रीअसेंबल हुई। ठीक है, और जैसे ही इनकी रीअसेंबली हुई, बहुत सारे मुस्लिम लीग के लोग यहां से बाहर हो गए। ठीक है, और बहुत सारे इंडिया में जुड़ भी गए, तो ये देखा गया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगभग सभी को पता रहता है और ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा। ठीक है, सो इट वॉज जस्ट 2 years 11 months एंड ऑलमोस्ट 18 days। मतलब अगर हम डेट देखें तो 9 दिसंबर 1946 जब पहली मीटिंग हुई। ठीक है, और ऑलमोस्ट हम मान लें कि सिग्नेचर होते होते कौन सी तारीख आ गई थी, 26 नवंबर 1949, जिसको हम और आप कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं। तो इस डेट के आने तक, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए। लगभग 64 लाख रुपीज खर्च हुए थे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि पहली बैठक के चेयरमैन कौन थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, पहले सेशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाता है। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मेनली क्या है, जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रीएम्बल। ठीक है, और इसको पास कब कर दिया गया? लगभग 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स बार बार आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, अब 9 दिसंबर जो कि सबसे पहली तारीख थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसमें टेम्पररी चेयरमैन। ठीक है, आज के समय हम देखते हैं ना प्रोटेम स्पीकर, जो कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को शपथ दिलवाते हैं, उसी तरीके से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि पहले प्रेसिडेंट, ठीक है, बनते हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये टेम्पररी होते हैं, और जैसे ये परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं फिर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके वोट करवा देते हैं, इलेक्शन करवा देते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल बी द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली from 11th of December 1946 till the date that is 26th of November 1949। ठीक है, यहां पर 2 वाइस प्रेसिडेंट भी चुने जाते हैं। एक थे H.C. मुखर्जी, ठीक है, और दूसरे थे, इसमें दूसरे प्रेसिडेंट थे कृष्णमाचारी जी, जिनका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नाम आता है सर B.N. राव। ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो भी सलाहकारी दी जाएगी वो B.N. राव जी के द्वारा दी जाएगी। ठीक है, सीट्स जो थी अलॉट करी गई थी प्रोविंस और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट्स को, उनके प्रपोर्शन में किसके तरीके से? रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन जिस हिसाब से थी। ठीक है, रेशो क्या था? मेनली 1:1 मिलियन। ठीक है, और हर प्रोविंस में जो सीट थी वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट थी? मुस्लिम, सिख एंड जनरल इन रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। बाद में 1950 के बाद जब पहले चुनाव होंगे तब ये चीज खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब इलेक्टोरल जो भी डिस्प्यूट होते थे उनको काफी हद तक रिजॉल्व कर दिया जाएगा रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। अब आगे बात करते हैं। देखिए प्रोसेस ऐसी ही थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसी के तहत पूरा काम होता था। ठीक है, आज के समय हम राज्यसभा में देखते हैं ना कि हम अगर वोट डालने भी जाते हैं, एज बिकॉज वी ऑल आर 18 years अबव द एज, ठीक है, तो हम जब भी वोट डालने जाते हैं
तब हम ये देखते हैं कि हम सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में वोट पार्टिसिपेट कर पाते हैं या ज्यादा से ज्यादा राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन हम राज्यसभा में तो वोट कर नहीं पाते। और चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो दैट्स वाई हम वहां पर भी वोट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वैसे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, तो यही इनडायरेक्ट वोटिंग जो थी यहाँ पर पॉसिबल हुई थी। ठीक है, फाइनल रीडिंग की अगर बात करें तो वो कब पॉसिबल हुई, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस डेट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, तो फाइनल डेट कौन सी थी, 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए असल में बात क्या थी कि कुछ जो प्रोविजंस थे जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शन, ठीक है, प्रोविजनल पार्लियामेंट। प्रोविजनल पार्लियामेंट क्या, जब तक पूरे परमानेंट इलेक्शंस ना हो जाएं अच्छे से प्रॉपरली तब तक एक प्रोविजनल लेवल पे पार्लियामेंट चले, मतलब कि अंतरिम रूप से जो पार्लियामेंट चले उन सबको पास करते गए। और 26 जनवरी 1950 को समस्त जितना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया। ठीक है, अब जो सवाल आते हैं मेनली तो वो आते हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज दी हुई हैं। ठीक है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं मैं उनको लेकर आपको स्पेशली डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जिसने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, बोले तो फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करी, तो वो कौन सी कमिटी थी, सो दैट्स द ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। B.R. अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। डेट याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ थी। ठीक है, इसमें B.R. अम्बेडकर जी के साथ मिला के टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक, उसके अलावा हाउस कमेटी पत्ताभी सीतारमैया जी द्वारा। ठीक है, और ये ऐसी बहुत सारी कमेटी हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट सारी देख लेते हैं। जैसे कि अगली इंपॉर्टेंट कमेटी कौन सी है, तो ये है स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आती है स्टेट्स कमेटी। देखिए स्टेट्स कमेटी के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, याद रखिएगा यूनियन कमेटी और स्टेट्स कमेटी दोनों को कौन हेड करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये भी जवाहरलाल नेहरू लीड सॉरी ये राजेंद्र प्रसाद लीड करेंगे। ठीक है, तो 2 कमिटीज हो गई जो राजेंद्र प्रसाद लीड करेंगे। पहली तो हो गई हमने जो अभी देखी कि स्टीयरिंग कमिटी। ठीक है, उसके अलावा दूसरी हमने देख ली कमिटी ऑन द प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, यूनियन पावर कमिटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। याद रखिएगा जिसमें यूनियन आ रहा है ऐसी दोनों कमिटी को कौन लीड करेंगे, जवाहरलाल नेहरू, एज बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, इसके बाद कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसमें कौन थे, जीवी मवलनकर। जीवी मवलनकर साहब का अगर बताया जाए तो पहले लोकसभा स्पीकर थे भारत के। ठीक है, तो इनका भी एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, इसलिए इनके बारे में याद रख लीजिएगा। इसके बाद एक बड़ी कमिटी और इसके इंपॉर्टेंट चेयरमैन कौन थे, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड अफेयर्स, इन चारों को कंट्रोल करने वाली कमिटी। इसके चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। और प्रोविंशियल कमेटी, इसके भी चेयरमैन थे वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन होगा तो उस बात को याद रखिएगा। स्टेट्स कमेटी की जब बात आई तब जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन बने, लेकिन जब प्रोविंशियल कमेटी की बात आएगी सो हु विल बी इट्स चेयरमैन, तो यहां पर वल्लभ भाई पटेल उसके चेयरमैन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 26 नवंबर 1949 हमारे प्रीएम्बल की लास्ट लाइन है, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब यहां से सवाल क्या बन सकता है कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, सो इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, यहां पर कंफ्यूजन ये होती है कि उसको हम 26 नवंबर लिखें या 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी को आके अप्लाई हुआ है वो पूरे भारत में। ठीक है, चलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे,
लगभग 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स के बारे में भी हम आगे लिस्ट में देखेंगे, ठीक है। टोटल अभी तक 2021 तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुका है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अमेंडमेंट क्या होता है ये भी एक प्रोसेस होती है जो मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। आज का समय अगर देखें करंट सिनेरियो तो लगभग 25 पार्ट्स हो चुके हैं जो पहले 22 थे, 448 प्लस आर्टिकल्स हो चुके हैं और 12 शेड्यूल्स, ठीक है। 8 शेड्यूल थे, अब वो जाके हो चुके हैं 12, ठीक है। एक बार हम जल्दी से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऊपर बोला था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में मैं आगे समझाऊंगा कि बेसिकली ये है क्या। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जिसको सदन में लेकर कौन आए थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब जब जवाहरलाल नेहरू इसको लेकर आए थे तो मेनली क्या था, ये था एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, उसको डिफाइन करने के लिए था, ठीक है। लेकिन इसका नाम बाद में चेंज करके क्या हो गया, प्रिएम्बल, ठीक है। तो प्रिएम्बल में अगर देखें, मैं पढ़ देता हूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, ठीक है, जस्टिस जो कि किस प्रकार का रहेगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन सबसे ज्यादा, इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। अब हमने इस डेट पे क्या किया, तो वी एडॉप्टेड, इनेक्ट एंड गेव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा एक मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हमारा ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है, प्रोवाइड कर रहा किसने, पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस हिसाब से, सोवरेन है वो, सोवरेन मतलब इंडिया जो है अपने डिसीजंस खुद से ले सकता है। इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजंस लेने पर, ठीक है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब ऐसी पॉलिसी जो कि इन द लार्ज पब्लिक को फायदा पहुंचाए, इक्वालिटी के सिद्धांत को आगे बढ़ाएं, ठीक है। सेक्युलरिज्म, किसी एक धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। देखिए इंडिया का अगर संविधान समझा जाए तो सभी धर्मों को नमस्कार लेकिन सभी धर्मों से दूरियां, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा कि सभी जो रिलीजन्स है उनको इंपॉर्टेंस तो दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, लेकिन सबसे बराबर दूरी, मतलब किसी एक धर्म को फेवर नहीं दिया जाएगा, दूसरे को कम दिखाया जाए, ऐसा नहीं बोलता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई द वर्ड सेकुलर वाज यूज्ड, ठीक है। डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी जहां पर होगी, हम इलेक्शंस करते हैं। रिपब्लिक, रिपब्लिक को अगर वर्ड को एक्सपांड करें तो दैट मीन्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक, ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे जो पूरा भारत है उसका जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, दैट मीन्स द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, वहां पर भी इलेक्ट होके ही एक बंदा पहुंचता है, ठीक है, कोई मोनार्की नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा संविधान हमको क्या प्रोवाइड करता है, जस्टिस, ठीक है। जस्टिस किस प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल जस्टिस हर किसी को मिलता है, तभी हम सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, सारे फॉर्म्स भर सकते हैं। इकोनॉमिक, सभी को इक्वली कमाने का अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। पॉलिटिकल, हर एक इंसान जो भी 18 प्लस ऑफ एज हो जाए, इंडिया का सिटीजन हो, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है और खुद भी इलेक्शंस फाइट कर सकता है, ठीक है। लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी किस किस की है, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। उसके अलावा देखिए लिबर्टी को याद करने के लिए मेरी एक ट्रिक है, टैब फॉर, ठीक है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं जिससे याद हो जाएगी, टैब फॉर, ठीक है। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, ठीक है। तो टैप फॉर से आप याद कर सकते हैं। इक्वालिटी किसकी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और प्रमोट क्या करेंगे, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा, ठीक है, ब्रदरहुड, ठीक है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और साथ ही साथ भारत जो कि राष्ट्र है
उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी को हमेशा सुरक्षित करके रखना। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्रीएम्बल होता है। चलिए, अब हमने बात कर ली अडॉप्ट, इनेक्ट और हमने खुद को गिव किया। ठीक है, वी गेव टू अवरसेल्व्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1914 है, लेकिन एनफोर्स कब हुआ पूरे भारत में? तो एनफोर्स्ड हुआ 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब सवाल जब बने तो आप दो शब्दों को जरूर देखेगा। अगर एडॉप्टेड पूछा है तो वो हो जाएगी 26 नवंबर 1949, और अगर एनफोर्समेंट पूछा है तो 26 जनवरी 1950। एक छोटा सा डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, 26 जनवरी की डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1930 में, ठीक है, बेनली 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। देखिए, उस समय यंगर जनरेशन को एक मौका दिया जा रहा था। इसी के चलते कांग्रेस का जो सेशन हुआ था लाहौर में, उसको प्रेसाइड करा था, उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब हम स्वराज को जो है पूर्ण स्वराज के रूप में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो बात हुई, और रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 को भारत का फ्लैग भी फहराया गया। ठीक है, और ये बोला गया उसी दिन कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे के तहत कंसीडर करेंगे। इसलिए देखिए, हमारी जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त 1947 को हमको प्राप्त हुई, और कांग्रेस इसको एक इंपॉर्टेंट डेट मानती थी। इसलिए हमने जो अपना रिपब्लिक डे है वो इस डेट को दिया। ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से इन्फोर्स्ड हुआ। सेलिएंट फीचर्स अगर कुछ देख लें कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ये तो वैसे भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक नॉर्मल डिस्कशन। लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमने देखा 448 प्लस आर्टिकल्स अभी हो चुके हैं। ठीक है, ब्लेंड किसका है? ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। देखिए, रिजिडिटी मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अमेंड होता है तो उसको अमेंड करने के लिए एक बहुत स्ट्रांग प्रोसेस होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी क्यों? क्योंकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो काफी आसानी से अमेंडमेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर स्टेट्स की बाउंड्री बदलना हो या स्टेट का नाम बदलना हो, तो उसके लिए भारत सरकार को किसी भी राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम आपका नाम बदल रहे हैं, इज देयर एनी। हाँ, हालांकि एक औपचारिकता के तहत एक डॉक्यूमेंट उनको भेजना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे वैसे तो मेन हेड ऑफ द इंडियन स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तक, ठीक है, सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। फेडरल सिस्टम विथ यूनाइटरी फीचर्स। ठीक है, फेडरलिज्म मतलब जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कुछ पावर्स दी जाती हैं, और वहीं यूनाइटरी फीचर्स भी हैं यहां पर मौजूद। ठीक है, हमारा भारत एक सेक्युलर स्टेट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, जहां पर हम 18 प्लस की एज होने के बाद फ्रेंचाइज कर सकते हैं, खुद को फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसकी? वोट करने की। इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, चलिए एक छोटा सा डिस्कशन ये देख लेते हैं कि सोर्सेस क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमने 60 प्लस कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, और उनमें जो सबसे बेस्ट चीजें हुआ करती थी उनको हमने भारत के संविधान में डाल दिया। ठीक है, भारत के संविधान में जो सबसे ज्यादा सोर्स से लिया गया है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, तो इसको ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से पूरी जेरोक्स कॉपी लगभग मार दी गई है। ठीक है, क्या क्या लिया गया है? फेडरल स्कीम जहां पर स्टेट्स को भी कुछ पावर होगी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। आज हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 315, जो कि आपने कमीशंस में देखा होगा। ठीक है, जो बात करता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और साथ ही साथ स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इनके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बात हुई। ठीक है, ऑफिस ऑफ द गवर्नर। आज हम देखते हैं कि हर राज्य में एक गवर्नर होता है जिसको जो कि प्रेसिडेंट साहब भेजते हैं। ठीक है, अपने हैंड और सील के तहत। जुडिशियरी भी यहीं से ली, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इसके बाद जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया के, ठीक है, द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहां से हमने क्या लिया?
तो यहाँ से याद रखिएगा हमने लिया प्रीएम्बल, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा जो कि इंट्रोडक्शन है पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फिर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हमने मेनली उठाया है कहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। लेकिन इंडिया में बैलेंस्ड अप्रोच है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है कंसीडरिंग द स्टेट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इन दोनों के बारे में रिसेंटली हमने न्यूज में बहुत ज्यादा सुना है, तो उससे याद रखेंगे। कैसे? क्योंकि हम प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा कहाँ सुनते हैं ज्यादातर, जहां का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट है तो हम यूएसए सुनते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट वहां के जो बिडेन, और साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट विमेन है, ठीक है, कमला हैरिस। तो इन दोनों के नाम हमने वहीं सुने, तो इसलिए ये पोस्ट भी हमने वहीं के संविधान से उठाई है, ये याद रखिएगा। फिर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर आपको याद हो यूएसए के लास्ट प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, लगभग 2 बार उनके इम्पीचमेंट के लिए बिल रखा गया लेकिन वो पास नहीं हो पाया। तो इम्पीचमेंट का भी हमने प्रावधान कहां से लिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, उसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। याद रखिएगा इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज होता है, बाकी सबके लिए रिमूवल टर्म यूज होता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद अगली एक इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी है, कौन सी, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में अब देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम से हमने सबसे पहले लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट है और लगभग हम इस पैटर्न से बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है, इसलिए हमने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने से पीछे हट गए और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया। देखिए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी नागरिक इंडिया का पासपोर्ट रख रहा है, दैट मीन्स वो किसी और कंट्री का पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपने अप्लाई कर दिया दैट मीन्स आपकी भारत की नागरिकता या सिटीजनशिप तुरंत के तुरंत टर्मिनेट कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 14, ठीक है, ये हम और अच्छे से समझेंगे कहां पर, जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउसेस, ठीक है। भारत में हम देखते हैं ना, अपर हाउसेस राज्यसभा, वेयर इज लोअर हाउसेस लोकसभा, ठीक है, फर्स्ट चेंबर सेकंड चेंबर। उसके बाद है कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, अर्धन्यायिक। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और रेसिडुअल पावर्स, ऐसी पावर्स जो कि हम 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट नहीं आ सकते वो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे, रेसिडुअरी लिस्ट में, ठीक है। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो रेसिडुअल पावर्स में आते हैं। आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, जो कि हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 4 में डाला गया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने कहां से लिया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। नॉमिनेशन जो कि हम 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं ना, उसको हमने यहीं से लिया। और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे होता है ना, वहां से लिया, ठीक है। फ्रांस, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक, ठीक है, जैसा टर्म, और आइडियल्स किसके लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो अभी ऊपर हमने कैस में देखा, अपने इसमें प्रीएम्बल में देखा, ठीक है। साउथ अफ्रीका से क्या लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की प्रोसेस और साथ ही साथ इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। देखिए, नॉमिनेशन कहां से, राज्यसभा के मेंबर्स का आयरलैंड से, जबकि साउथ अफ्रीका से क्या लिया हमने, इलेक्शन। जर्मनी से, जिसको वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे वीमर पार्टी जो थी उनके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो यहां से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए, ठीक है, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का किस तरीके से सस्पेंशन हो सकता है इमरजेंसी के दौरान, इस चीज को भी हमने यहां से लिया, ठीक है। सोवियत यूनियन या फिर
पहले का यूएसएसआर, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको लिया, और साथ ही साथ सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस के आइडिया को प्रीएम्बल में जोड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री, ठीक है, और साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट और लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट याद रखिएगा, ऐसी लिस्ट जहां पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने लॉज बना सकती है, ठीक है। जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट। तो इंग्लैंड का रूल ऑफ लॉ और जापान का प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों मैं आपको समझाऊंगा, स्पेशली आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 21 में, ठीक है। ये पूरे पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। इनको आप एक नजर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। अब हम आखिरी डिस्कशन करेंगे शेड्यूल्स का, ठीक है। तो देखिए, भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने शेड्यूल्स बताए थे, ठीक है, 8 शेड्यूल्स। उसके बाद जो इतने 70 या 72 साल हो रहे हैं तब 4 और शेड्यूल्स जोड़े गए, ठीक है। 8 शेड्यूल्स तो थे ही, 4 और शेड्यूल्स जोड़े गए। आइए हम थोड़ा सा ट्रिक्स के फॉर्म में इन शेड्यूल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो मैंने अपनी पर्सनल लेवल पे बनाई है। उम्मीद करूंगा कि आपको भी ट्रिक्स समझ में आ जाए, ठीक है। पहला शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब पहले नंबर पे जब भी हम आएंगे तो क्या पूछेंगे किसी से भी, तो उनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर इंट्रोडक्शन क्या है कि भारत के राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इसके बाद सेकंड शेड्यूल, अब जब हम सेकंड शेड्यूल तक आ गए, दूसरे नंबर पे हम क्या काम करेंगे मेनली, तो यहां पर जो रहने वाले लोग हैं उनके हम सैलरी और एमोल्यूमेंट्स डिसाइड कर देंगे कि भैया आ तो गए, हमने आपका नाम तो पूछ लिया है, अब आप सैलरी कितनी लोगे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना किस किस की होती है, प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर, चीफ जजेस, ऑडिटर जनरल, स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत में और अच्छे डिटेल से दिया हुआ है कि और कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्पीकर और डेप्टी स्पीकर जो है सभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी होते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक डेप्थ में दिया हुआ है, लेकिन हमको बस इतना याद रखना है कि ये किससे रिलेटेड है, मेनली सैलरी और एमोल्यूमेंट्स में। अब हमने सैलरी डिसाइड कर दी, ठीक है। सैलरी डिसाइड होने के बाद क्या होता है कि कोई भी इंसान नौकरी करने लगता है, जैसी नौकरी करने लगे अब आप उस बंदे को शपथ दिलवा दो, ओथ दिलवा दो, अफर्मेट कर दो, ठीक है। तो जैसे ही आपने अफर्मेशन करा, ये जस्ट एक ट्रिक है, ठीक है। तो थर्ड शेड्यूल में क्या आ जाता है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, किसके, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, मिनिस्टर्स, जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। ये यहां पर ये हुआ। फाइनली जब हमने उनको शपथ दिलवा दी, अब उनको काम करने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो फोर्थ शेड्यूल आते आते उनको दी जाती है जगह। तो कैसी होती है जगह, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। तो ये हो गई उनके बैठने की जगह, दिस इज द फोर्थ शेड्यूल, ठीक है, इट्स द ट्रिक। फिफ्थ शेड्यूल क्या कहता है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है और गवर्नर जी हैं, ठीक है, उनका स्पेशली यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल रहता है, कहाँ पर, शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो भी एरियाज हैं उन पर, ठीक है। सिक्स्थ शेड्यूल को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन कर दिया कि मेनली जो 4 स्टेट हैं, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इनके ट्राइबल एरियाज का जो है एडमिनिस्ट्रेशन सिक्स्थ शेड्यूल में डाला गया है, ठीक है। इसके बाद आता है सेवंथ शेड्यूल, ठीक है। अब ये सब भाई कौन किसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा तो बता भी तो दो कहां पे लिखा हुआ है। तो सेवंथ शेड्यूल में क्या दे दिया है, पावर्स, ठीक है, कि पावर्स की पूरी लिस्ट डिफाइन कर दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो सेवंथ शेड्यूल, ठीक है। या फिर 7 से याद रखना, 7 इक्वल्स टू शक्ति, 7 इक्वल्स टू शक्ति, ठीक है। तो सेवंथ मतलब शक्तियां या फिर पावर से रिलेटेड है, ठीक है। 8th शेड्यूल पर आते हैं। 8th शेड्यूल किससे रिलेट करता है, लैंग्वेजेस, ठीक है। पहले जब संविधान बना था 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल भारत की, अब टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, ठीक है। 9th शेड्यूल, ठीक है, जो कि पहला शेड्यूल है
अमेंडमेंट के बाद जोड़ा गया, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, ये राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट जो है उसके टर्मिनेशंस और अदर चीजों से रिलेट करता है, ठीक है। 10 शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, ठीक है, इससे क्या जोड़ा गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना। पार्लियामेंट या फिर कोई भी असेंबली होती है, वहां से लोग अगर एक पार्टी से सिलेक्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस से सिलेक्ट हुए और उन्होंने कुछ दिन बाद पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, ऐसे में उनकी जो मेंबरशिप है उसकी लीगैलिटी के लिए ये लाया गया है कौन सा, 10 शेड्यूल, ठीक है। 11th शेड्यूल बात करता है, किससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। 29 सब्जेक्ट्स इसके अंदर हैं और साथ ही साथ 12 शेड्यूल है, इसके अंदर किससे बात करता है, म्यूनिसिपैलिटीज से, और यहां पर रिलेटेड है 18 चैप्टर्स, ठीक है। और इसी के साथ लगभग हमारी ये वाली जो फर्स्ट पॉइंट है कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके साथ हमने अदर पॉइंट्स भी देखे, जैसे कि प्रीएम्बल के बारे में एक डिटेल, ठीक है, और सोर्सेज कॉन्स्टिट्यूशन के कहाँ से क्या लिया, ठीक है। पार्ट्स भी आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, काफी इजीली याद हो जाते हैं, और हम एक एक करके जब टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स वैसे ही लेक्चर में चर्चा में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा शेड्यूल्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।